औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिज़वान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में से है और टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको हम शॉर्ट टर्म में ERB कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक से E और रेटिकुलम से R, इस वजह से इसको ERB कह सकते हैं। अब आपने बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन अगर तैयार करना है तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 4 है ये ऑर्गेनेलिज के बारे में है। तो ऑर्गेनेलिज जो है मोस्टली वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती हैं, कोई भी ऑर्गेनेलिज वो पूछ सकते हैं, इसलिए ये हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें जो है सेल के अंदर नेटवर्क ऑफ चैनल नज़र आएगा। हमें इस तरह से नज़र आएगा कि साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी ट्यूब्स का एक नेटवर्क सा है और इस नेटवर्क को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको ERB कहते हैं, जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और ये पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो सेल में ये 2 लोकेशन पे मोस्टली पाया जाता है। अब अगर हम एक सेल ड्रा करते हैं, जैसा कि मैं सेल ड्रा कर रहा हूं, ये आप कह लें सेल है और सेल के दरमियान में यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अब इसकी लोकेशन के लिहाज से 2 कह लें कि जगह हैं जहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो पहले नंबर पे कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो या तो ये इसके साथ इस तरह से चैनल की शक्ल में पाया जाएगा, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होगा। दूसरे नंबर पे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होगा। अब हम एक और सेल बना लेते हैं, जिस तरह हम कह लें ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, तो दूसरी इसकी लोकेशन है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हो सकता है, या दूसरी लोकेशन इसकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ा हो सकता है। तो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होगा या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़ा हो सकता है। ठीक है, और हर एक सेल में इसकी शक्ल और सूरत जो है वो डिफरेंट है, वरी करती रहती है सेल टू सेल। ये वाइल्डली अपीयरेंस होता है, डिफरेंस इसमें पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, इस चैनल्स के अंदर कुछ मटेरियल होता है। अब ये जो मटेरियल है, ज़ाहिर बात है ये ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और ये चैनल्स हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स ही हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो इन सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, मटेरियल होगा। अब ये मटेरियल साइटोप्लाज्म से क्या है, अलहदा है, उनसे इसको सेपरेट करता है। और वो कौन सी मेम्ब्रेन या कौन सी स्ट्रक्चर जो इनके अंदर वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलहदा कर रही है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी कहते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में क्रिस्टी और सिस्टर्नी पूछ लिया जाता है। क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इन्वेजिनेशन ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, और इसमें जो है ये पॉकेट लाइक या सैकल स्ट्रक्चर जिनके अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर फ्लूइड होता है वो पाया जाता है, और इन्हीं के ज़रिए जो है वो साइटोप्लाज्म से क्या सेपरेट होता है। तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स का होता है, 2 फॉर्म्स में पाया जाता है मॉर्फोलॉजिकली, यानी शक्लो सूरत के लिहाज से। ब्रूनी स्ट्रक्चर सूरत जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आप कह लें, या ब्रूनी शक्लो सूरत के लिहाज से इसकी 2 फॉर्म्स हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट टर्म में RERB कहते हैं। रफ से R, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से E, रेटिकुलम से R। ठीक है, RERB इसको कहते हैं। अब इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? ठीक है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम कहते हैं वो चीज़ बड़ी रफ है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि रोड बड़ा रफ, एक रोड बड़ा क्लीन है आप कह लें, बड़ा ही हमवार है, प्लेन है। ठीक है, अच्छा, अब जो रफ़ है, रफ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बजरी वगैरह जो है वो खुरदरी सी है, वो सही तरीके से बना नहीं हुआ। या जिस तरह से शायद आपने कभी देखा और रेगमार
जो रेत जिसके ऊपर लगी होती है, जो चीज़ों को कह लें कि उससे जंग उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उनको नुकीला बनाने के लिए, तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं रेगमार। तो अब जो रेगमार है उसके ऊपर रेत लगी होती है, तो अब वो रफ है, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुराद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई दंदानेदार या दानेदार स्ट्रक्चर अवेलेबल हो या लगी हुई हो, जिसकी वजह से वो रफ सा हो जाए, इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो दानेदार या दानेदार स्ट्रक्चर कौन सी है, तो वो है राइबोसोम। यानी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हों, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम है इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आते हैं कि ये जो प्रोटीन बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसे जाती है। तो ये जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएंगे तो ये दे देंगे किसको, ये दे देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सेल टू सेल वो ट्रांसपोर्ट करेगा, या सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो प्रोटीन को पहुंचाएगा जो बनाई होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई होगी। अच्छा, उसके बाद है ये एक स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैंने बनाई है। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने दो लोकेशन बताई थी, एक यहाँ तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होगा, दूसरा ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़ा होगा। तो अब ये मैंने जो रेड कलर का बनाया ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ न्यूक्लियस होगा, ये बाहर उसकी बाउंड्री, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है। अच्छा, अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ से कंटिन्यूस नहीं होती उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ये जो आप कह लीजिए इतना सा एरिया है, इस पे डॉटेड सी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर हैं, दानेदार स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं राइबोसोम, ये मौजूद हैं। तो अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम RER भी कहते हैं। अब ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हम SER भी कह सकते हैं। अब आते हैं SER क्या है, तो SER यानी स्मूथ है, स्मूथ यानी उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे, दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगी, इस वजह से कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फंक्शन क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। पहले नंबर पे तो बहुत सारे सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। उनकी मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है, तो उनकी मेटाबॉलिज्म करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म भी ये करवाता है। दूसरे नंबर पे सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ वेस्ट भी पैदा हो रहे होते हैं, कुछ वेस्ट पैदा हो रहे हैं, तो वेस्ट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो सेल को टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए टॉक्सिन चीज़ों को सेल से बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है, या उनके असर को ज़ायल करना पड़ेगा ताकि वो सेल को नुकसान ना पहुंचाएं। तो सेल से बाहर कौन जो है वो टॉक्सिन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये है कि ट्रांसमिशन भी करता है नरम पल्स की, यानी न्यूक्लियस से अगर कोई मैसेज एक सेल से दूसरे सेल तक भेजना है तो न्यूक्लियस से बाहर मैसेज कौन लेके आएगा, वो आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर वो साइटोप्लाज्म से होता हुआ उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ भी अगर मैं बना देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस के अंदर से मैसेज आएगा, ये जो इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इससे जाएगा कि जो क्या लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ था, उससे मैसेज फिर चल जाएगा सेल से बाहर, और फिर अगले सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर न्यूक्लियस तक वहाँ तक चला जाएगा। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक या कोई भी मैसेज सेल के अंदर भी पहुँचाना है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, और मैसेज ट्रांसफ़र करने को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने का काम भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है।
लास्ट पे है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क है, चैनल कहते हैं छोटे छोटे पाइप से छोटे छोटे, और इसके साथ हम कह सकते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स ही हैं। अब ये ट्यूब्स जो हैं ये हार्ड होती हैं थोड़ी सी, इस वजह से ये सेल को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और दूसरे नंबर पे सेल को एक डेफिनेट शेप भी देती हैं, उसकी शेप को मेंटेन भी रखती हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोनों में फ़र्क आ सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफ्रेंशिएट करें। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है ये। ठीक है, और उसके बाद इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, दो लोकेशन है इसकी, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है या फिर साइटो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होता है, और ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है। इसके साथ साथ ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का मैंने बताया क्रिस्टी के साथ डिफ्रेंशिएट अक्सर आ जाता है, तो क्रिस्टी मैं आपको बता दूंगा जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आएंगे, तो लेकिन अभी तक आपने सिस्टर्नी याद करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।